नमस्कार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान क्या दिया कि यह जब तक ईवीएम है, घोटाला होता रहेगा, वोटों की चोरी होती रहेगी। महाराष्ट्र कोई नया उदाहरण नहीं है। अब ये ईवीएम को मोदी और शाह अपने घर ले जाएं, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए। फिर एक खबर आती है कि महाराष्ट्र की कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ईवीएम के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने जा रहे हैं। उसकी बातचीत की पृष्ठभूमि ये बनी कि महाराष्ट्र के गांव में लोग सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर गए कि हमने ढेर सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और उस गांव की ईवीएम की जब काउंटिंग हुई तो एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं गया और सैकड़ों लोग महाराष्ट्र में सड़कों पर उतर गए उस गांव के। महाराष्ट्र के एक विधायक प्रत्याशी ने मीडिया को बताया कि उसका उसके परिवार का मिलाकर तकरीबन आधा दर्जन वोट होता है, लेकिन उसके परिवार का वोट जिस बूथ पर डाला गया उस मशीन से उसे केवल 2 वोट मिलते हैं। इसके साथ साथ कई सवाल ईवीएम पर उठने लगे। ठीक उसी समय ईवीएम पर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख वही दिखाता है जो ईवीएम के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शायरी का रुख है। आज के वीडियो में ईवीएम के बहाने लोकतंत्र पर क्या वाकई कोई गंभीर खतरा है, या चुनाव जीतने और हारने से तय होता है कि ईवीएम का समर्थन करना है या विरोध। विस्तार में इस पर बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो साफ बात यह है कि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बयान दिया कि ये ईवीएम मोदी और अमित शाह अपने घर लेके चले जाएं, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए, और इस बयान के बाद से पूरे देश में चर्चा गर्मा गई है। लेकिन मात्र बयान का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि जब से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस बात का संदेह आम लोगों के मन में भी है कि क्या वाकई कोई ऐसी लहर थी जो न भाजपा वालों को दिख रही थी, जो न पत्रकारों को दिख रही थी, जो न महाराष्ट्र के लोगों को दिख रही थी, लेकिन परिणाम में एक तरफा लहर आती है और लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाती है। हालांकि दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि फिर झारखंड में क्यों नहीं हुआ। तो इसका तर्क लोग ये देते हैं कि बहुत चुनिंदा तरीके से, जैसे छोटे छोटे चुनाव कुछ राज्यों को जितवा दिया जाता है ताकि भ्रम बना रहे कि ईवीएम घपला नहीं हो रहा है, ईवीएम सही है। इसलिए कुछ चुनाव कोई दूसरा दल जीत जाता है, उपचुनाव कोई दूसरा दल जीत जाता है, लेकिन जहां फैसला आर या पार का होता है वहां पर तमाम तरह के घोटाले और घपले के साथ ईवीएम को प्रश्न चिन्ह में हम देखते हैं। तो महाराष्ट्र में अभी जो आज खबर आई कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल इस बात को लेकर खासा विरोध और आपत्ति दर्ज करने जा रहे हैं कि ये ईवीएम जब तक रहेगी तब तक मुश्किल होगा। राहुल गांधी का एक बयान फिर से चर्चा में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के एक भी चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन उस सब के बावजूद एक बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, और वो बयान है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। संसद में खड़े होकर अपने 37 सांसदों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के इतिहास में अब तक एक चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी अखिलेश यादव ने खड़े होकर उस बहस पर लगाम लगाने वाला वाक्य बोला कि मैं ईवीएम पर सवाल उठाता रहूंगा, भले ही मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने की बात करेंगे। ये है वो वाक्य, ये है वो बयान जो ईवीएम की डिबेट को जीत या हार के सवाल से आगे बढ़ा देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पीआईएल दाखिल हुई तो मजाक उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं
तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। और इस बात को टिप्पणी वो किसके ऊपर कर रहे हैं? एक पीआईएल दाखिल करने वाले व्यक्ति के ऊपर। के ए पॉल नामक पीआईएल दाखिल करने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि बेंच ने कहा आपके पास इंटरेस्टिंग पीआईएल्स हैं, ये आपको ब्रिलियंट आइडिया कहां से आता है? मजाक उड़ा। जब पीआईएल दाखिल करने वाले ने बताया कि वो एक ऐसी संस्था के अध्यक्ष हैं जो 3 लाख अनाथ और 40 लाख विधवाओं को रेस्क्यू किया है, तो बेंच की तरफ से आ रहा है कि फिर आप सियासी क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? आप अपनी दुनिया में रहे। के पाल ने आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि दुनिया के 150 देशों में जा चुके हैं। तो बेंच ने कहा कि क्या हर देश में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है? तो याचिका करने वाले ने कहा कि विदेशों में बैलेट पेपर से भी वोटिंग होती है और भारत में से फॉलो किया जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भ्रष्टाचार तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहां अकेले एक राज्य में जितनी आबादी है उससे कम आबादी वाले देश हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, इस पर भी बात होती है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में ईवीएम से चुनाव होता है। वो देश कौन है पता है आपको? भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र। ये भारत मदद भी करता है इनको ईवीएम से चुनाव कराने में। और जिन देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, उन देशों का नाम आप सुनिए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएसए यानी अमेरिका। यहां पर चुनाव ही नहीं होता ईवीएम से। अभी एलन मस्क ने अमेरिकी चुनाव के बीच में कह दिया कि ईवीएम संदिग्ध है, ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकता। जिन राज्यों ने ईवीएम बनाया उन राज्यों ने भी कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि ये टेम्पर्ड हो सकती है। अमेरिका में तो 2002 में जब ईवीएम से चुनाव हो रहा था और बीच में धांधली की खबर आई, तो अमेरिका ने अपने यहां ईवीएम का प्रयोग बैन किया कि हम नहीं कराएंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। इस तरह से बहुत कई बार, और ये नया सवाल नहीं ईवीएम का, मैं केवल आपको इतिहास में ले जाऊं। आप केवल भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का आज विरोध नहीं कर रही है, लेकिन आपको पता है कि एक नेता है बीजेपी के, 2009 में जब चुनाव बीजेपी हारी, तो उस नेता ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। आज बहुत उम्र हो गई है, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन तब उन्होंने 2004 के चुनाव में जब फुल मेजॉरिटी से ईवीएम से चुनाव कराए गए, ईवीएम से चुनाव की शुरुआत तो केरल से हुई थी। वहां तो एक तरह से ये कोशिश की गई थी कि कैसे ईवीएम से चुनाव करवाए जाएं, और केरल में एक जगह प्रयोग हुआ, फिर 1996 के चुनाव में कुछ प्रयोग हुआ, 2001 के चुनाव में, फिर 2003-4 के चुनाव में कायदे से ईवीएम का प्रयोग किया गया। और उसके बाद 2009 के चुनाव में जब बीजेपी हार गई, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाया, और बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर सवाल उठाया, और उसके बाद जेवीएल नरसिम्हा राव जो बाद में मुख्य प्रवक्ता बने, बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो बाकायदे किताब लिख दी कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का भला इसी में है कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए। लेकिन जब से 2014 के बाद से ईवीएम से चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी, फिर मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का विरोध नहीं करती। 9 तक करती थी, 12 तक करती थी, लेकिन 14 के बाद से जब पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का विरोध करती हुई कभी नहीं दिखती, उसको समर्थन दिखता है। भले ही चुनाव में एक बच्चा वोट डालने गया ईवीएम से, और एक ही बार खड़े खड़े 8 बार बीजेपी को वोट डालता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ईवीएम का विरोध इस नाम पर नहीं किया। एक बार चुनाव काउंटिंग से बाहर निकल करके विपक्षी दल का एक नेता आकर कहता है, जो महाराष्ट्र में भी हुआ, कि जिस मशीन से वोटिंग हुई हो, जिस मशीन से वोटिंग के दिन स्टोरेज हुआ हो वोटिंग का, उसके कुछ दिनों बाद काउंटिंग का दिन आता है, और जब काउंटिंग के लिए मशीन खोली जा रही है तो 99% वो मशीन चार्ज कैसे है?
इसका एक उदाहरण देता हूं महाराष्ट्र के चुनाव से। महाराष्ट्र में एक विधानसभा है अणुशक्ति नगर, और अणुशक्ति नगर में शरद पवार की पार्टी एनसीपी से चुनाव लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फहाद अहमद। वो स्वरा भास्कर के पति भी हैं। बहुत मजबूत चुनाव उन्होंने लड़ा, और उनका आरोप है कि तकरीबन 15, 16, 17 राउंड तक वो लगातार आगे थे। कभी 5,000, कभी 6,000 वोटों से लीड पर कंटिन्यू थे। पहले चरण से लगभग 15वें 16वें चरण की गिनती तक। फिर अचानक कुछ ईवीएम आती हैं जो 99% चार्ज होती हैं, और उनमें जो वोट मिलता है वो वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सना मलिक की बेटी नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को मिलता है। और अकेले 2-3 राउंड जो आखिरी के थे उनका मार्जिन इतना ज्यादा रहता है जिससे सना मलिक चुनाव जीत जाती हैं और फहाद अहमद चुनाव हार जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम पे घोटाला करके उन्हें चुनाव हराया। वही आरोप हरियाणा चुनाव में बूथ पर काम करने के बाद मतदाता की गिनती, मतगणना स्थल पर पोलिंग एजेंट जो बने थे, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए मतगणना रुकवाई थी कि ये 99% चार्ज वाली जैसे ही ईवीएम खुली, इन सब में तो एक तरफा वोट बीजेपी को जा रहा है। तो वो 8 साल का बच्चा 8 बार बीजेपी को अकेले वोट दे रहा है, वीडियो बना रहा है बीजेपी का। और जब भी ईवीएम से कोई गलत वोट डाला जाता है तो वो वोट हमेशा बीजेपी को ही जाता है। आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम का मुद्दा मंदिर मस्जिद के सर्वे की शक्ल में जाता तो हो सकता है जिस दिन जाता उसी दिन उसे इजाजत मिल जाती कि नहीं भाई, जब तक इस देश में लोकतंत्र है, लोगों के वोट की कीमत है, तो उनके वोट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर उस पर उन्हें यकीन नहीं है तो फिर तो इस पर कठोर कदम उठाने चाहिए। लेकिन मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढने वाला मामला तो है नहीं कि उसमें एक दिन में ही सर्वे का आदेश आ जाए, पुलिस खड़ी हो जाए, ऐसे तैसे कर देंगे, आस्था पर कैसे सवाल उठा सकते हो, सर्वे होकर रहेगा। लेकिन ये तो सवाल ईवीएम का है। ईवीएम पर कोर्ट भी मजाक उड़ाता है कि अच्छा आप चुनाव जीत जाएं तो सही है, हार गए तो गलत है। क्या ये इतना ही सामान्य प्रक्रिया है ईवीएम की? क्या ईवीएम को लेकर के इससे गहरी बात कभी नहीं हो सकती? हो सकती है। लेकिन ईवीएम पर सबसे गंभीर बात करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जाता है। क्योंकि जब पिछली बार उनसे ईवीएम पर सवाल पूछा गया तो ट्रक के पीछे जो शायरी लिखी होती है उससे भी गिरे हुए स्तर का जवाब देने की कोशिश करते हुए एक अदनीशी शायरी राजीव कुमार ने फेंक दी जनता के बीच। और उसका मजमून कुछ ऐसा ही था कि बेवफा तुम हो और बेवफाई का इल्जाम ईवीएम पर लगाते हो। ये सबसे गंभीर विमर्श आज तक ईवीएम पर हुआ। दुनिया का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी वैल्यू है वोट की। और वोट कहां दिया जा रहा है? वोट देने वाला सवाल पूछ रहा है कि मेरे वोट का भरोसा नहीं है कि मैंने जहां दिया वहीं पहुंच रहा है। ये शंका लोकतंत्र की सबसे बड़ी शंका है, सबसे बड़ा संकट है कि वोट कहां जा रहा है यही भरोसा नहीं है वोटर को। और जब ये सवाल चुनाव आयोग को पूछा गया तो आयुक्त ने शायरी सुनाई। ये है भारत में गंभीरता, गंभीर मुद्दों की। इसलिए कह रहा हूं, अगर ये मंदिर मस्जिद का सवाल होता तो एक दिन में ही मामला हल हो जाता। तुरंत सर्वे कराओ, तुरंत पुलिस से कह दो है मुकदमा लगा सबको जेल में डालो, बहुत जरूरी मसला है ये। लेकिन यहां तो ईवीएम है, इसलिए इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए अब ईवीएम पर क्या रुख होगा? आदरणीय मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं, पिछले कुछ चुनावों में वो भी बैलेट पेपर की हिमायती रह चुकी हैं। ममता बनर्जी बैलेट पेपर की हिमायती रह चुकी हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयानों का जिक्र हमने कर दिया कि खुलेआम वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं।
वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। हरियाणा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठा, महाराष्ट्र चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठा, और आखिर में इस तर्क का जवाब लोग ये देते हैं कि दुनिया में आज भी साबित नहीं है, चिप अगर बन रही है, मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, तो उसको बदला जा सकता है। आपकी मोबाइल हैक हो सकती है, आपके मोबाइल में पेगासस हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का दौर है, कुछ भी हैक और कुछ भी लूटा जा सकता है। तो आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है, इसीलिए तो जिन देशों ने ईवीएम बनाया वो वहां पालन नहीं करते। और क्या जरूरी है कि 4 घंटे में चुनाव परिणाम आ जाए? 4 दिन में आए, लेकिन परिणाम तो सही आए, वोटर को ये लगे तो कि जहां उसने वोट दिया वहीं से परिणाम आया। अच्छा, अब एक बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग जो करते थे, कि वोट लेकर के बैलेट पेपर से मुहर लगा दिया, वो लोग चाहते हैं कि मशीन हट जाए ताकि बूथ कैप्चरिंग हो जाए। तो आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखना चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग हुई है, वोट डालने ही मत भेजो। और एक तरफा वोट बीजेपी को, कुंदरकी, वही संबल, कुंदरकी में बीजेपी के कैंडिडेट को 1 लाख से ऊपर वोट मिला, सपा के कैंडिडेट को 20,000, 22,000, 24,000 वोट मिला। और वहां आबादी 65% मुसलमानों की है। जिन मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी न एक टिकट देती है, न अपना मानती है, उनके ऊपर अत्याचार, अन्याय और अपमान लगातार करती रहती है। इसलिए उनको वोट ही न डालने दो, पुलिस लगा करके उनको दड़ाओ, धमकाओ, लाठी मारो, वोट ही न डालने। ये इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग ईवीएम के जरिए भी हो रही है। रामपुर का चुनाव अगर आपको न याद हो तो बताइएगा। और जब जब आपको ईवीएम पर बहुत यकीन होने लगे, उस बच्चे का चेहरा याद करिएगा जो अकेले 8 बार बीजेपी को वोट डालता है और वीडियो बनाता है। कौन सी ऐसी घटना है जो ईवीएम के साथ नहीं हुई? ईवीएम टैंपरिंग नहीं हुई, ईवीएम चार्ज नहीं हुई, हर गलत वोट बीजेपी को नहीं गया। लेकिन असल में दिक्कत यह है कि कुछ चुनाव, कुछ ही ईवीएम मैनिपुलेट होती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सारा चुनाव अगर मैनेज कर लिया जाएगा, तब तो भाई लोग सड़कों पर उतर करके क्रांति कर देंगे कि भाई ये ईवीएम हटाओ। इसलिए बीच बीच में कुछ जगहों पर कुछ और लोग जीतते रहें, और बड़ा चुनाव जो उसको आप मैनेज कर सके। तो लोकतंत्र पर हमला अकेला ईवीएम से नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे गंभीर हमला ईवीएम से हो रहा है। और भी तमाम तरीके हैं, ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, चुनाव आयोग है, पुलिस है, बहुत तरह की चीजें हैं। पैसा देकर के नोट बांट दिया जाए, अगर आपको वोट डालने जाना उसके पहले नोट बांटो, विनोद तावड़े। तो अब 1000 चीजें चुनाव जीतने के लिए होती है, लेकिन उसमें सबसे गंभीर बात अगर ईवीएम की है, तो विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि अगर वाकई आप ईवीएम को लेकर गंभीर हैं, तो सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के चुनावों का बहिष्कार करें। और अगर बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके दूसरे खतरे भी हो जाएंगे, तो कम से कम ईवीएम पर आर या पार का सड़क पर जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ताकि क्लियर हो जाए कि ये देश ईवीएम से वोट देगा या नहीं देगा। केवल बयान दे देने से ये मामला उलझने की बजाय, सुलझने की बजाय उलझता दिख रहा है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।